हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के रिवीजन का आज हमारा 25th पार्ट है। आज हम इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। और हमारा पहला क्या क्वेश्चन है। अच्छा, मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तक जो है बहुत कम बच्चे जुड़ पाए हैं। सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर्स लास्ट 1.5 ईयर्स का, यानी कि जनवरी 2019 से लेकर के अप्रैल 2020 तक का जितना भी करंट अफेयर्स है, इसके अलावा जो कि हमारा स्पेशल रिपोर्ट्स आता है, जैसे कि आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गया या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, या फिर जो बजट से रिलेटेड था, हम सारे चीज़ों के ऊपर में बेस्ड जो एमसीक्यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि एमसीक्यूज़ रिवीजन के साथ साथ आपको हर एक टॉपिक जो है वो भी यहाँ पे कवर अप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है बिल्कुल आपकी जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाती है मई 30 तक बिल्कुल चलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो वीडियोस हैं इनको डेली गो थ्रू कीजिए, इससे आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विथ रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल पिरामिड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एंड व्हाट इज़ बीन आस्क्ड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो जो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है इनके बारे में जो गलत स्टेटमेंट्स हैं ये आपको बताना है। तो देखिए क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया। पहला क्या स्टेटमेंट है, अनलाइक इन द ग्रेजिंग फूड चेन द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द एक्वेटिक फूड चेन इज इन्वर्टेड। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है, ठीक है, उसमें जो है पिरामिड होता है वो कैसा होता है, अपराइट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पिरामिड अपराइट होता है, लेकिन जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है इन एक्वेटिक फूड चेन वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट जो इसमें कहा गया है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है, इसमें देखिए होता क्या है। आप नीचे में देखेंगे स्टार्टिंग से अगर आप देखा जाए तो पहले आपको बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है हर्बीवोरस आ गए, उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे जो कार्निवोरस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे में जो फूड चेन होता है वो कैसा होता है, पिरामिड कैसा होता है, वो अपराइट होता है। और जो एक्वेटिक फूड चेन है, एक्वेटिक फूड चेन में आपको मालूम होगा पहले क्या आता है, आपको लो बायोमास जैसे कि आपको फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। उसके बाद क्या आता है, आपको जू प्लैंक्टन आ जाते हैं। फिर आपके बाद उसके बाद क्या आता है, प्रीडेटर आ जाता है। तो ऐसे में जो पिरामिड होता है वो क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ द नंबर्स इज ऑलवेज अपराइट। कहने का मतलब ये है स्टेटमेंट के हिसाब से कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है इसमें जो पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है वो हमेशा अपराइट होता है। बताइए इज इट करेक्ट और इट्स रॉन्ग। देखिए, जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है ना, उसमें जनरली अगर देखा जाए तो पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो अपराइट ही होता है। ठीक है, बट जनरली इट इज़ अपराइट, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि केवल एक ही पेड़ है, वन ट्री इज़ देयर, एंड उसके बाद आपको बहुत सारे हर्बीवोरस आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपको फ्यू कार्निवोरस होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पिरामिड होता है वो कभी कभी ना तो अपराइट होता है और ना वो क्या होता है, ना वो इन्वर्टेड होता है। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ ऑलवेज अपराइट। ठीक है, सो वी कैन नॉट से दैट इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अपराइट। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि द पिरामिड ऑफ नंबर्स इज जनरली अपराइट। ठीक है, हम ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि बेसिकली जो पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मैक्सिमम टाइम्स वो अपराइट ही होता है, बट ऑलवेज इज़ नॉट रॉन्ग, ऑलवेज इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में क्या कहा गया, सिंस द सन इज़ नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए डेट्रिटस फूड चेन देयरफॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन्वर्टेड हेयर। ठीक है, यानी कि जो हमारा डेट्रिटस फूड चेन होता है उसमें क्योंकि जो सन है हमारा प्राइमरी सोर्स नहीं होता एनर्जी का, इसी वजह से जो पिरामिड का जो एनर्जी होता है, एनर्जी का जो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो बताइए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात कही गई है, पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, आप इस बात को बिल्कुल बैठा लीजिए दिमाग में कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो किसी भी फूड चेन के लिए, ठीक है, वो किसी भी फूड चेन के लिए हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है। ठीक है, सो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो विच ऑफ द अवर स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज इनकरेक्ट। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा देखिए, ये यहाँ पे जैसे आपको पिरामिड से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, तो मैंने साथ में आपको एक एक चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन किया। तो ऐसे ही हमारे आपको इस प्लेटफॉर्म से ये फ़ायदा है कि आपको देखिए हर एक क्वेश्चन के साथ में
ठीक है। विथ एवरी क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। तो प्रीलिम्स 2020 के रिवीजन के लिए अगर आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स प्लस द एडिशनल थिंग्स, ठीक है, वो सारे चीज़ों के बारे में ये एक आपको एक वन स्टेप प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको करना क्या है कि इन MCQs को डेली गो थ्रू करना है। अदरवाइज़ अगर आपसे कोई MCQ मिस हो जाता है तो ये समझिए कि आपका MCQ मिस नहीं हो रहा, बल्कि आपका एक टॉपिक मिस हो रहा है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, आप अगर नए बने हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल का ऑथर कौन है बताइए। पहला क्या दे रखा है, रेसल कार्सन। अच्छा देखिए, रेसल कार्सन जो है ना, इन्होंने कौन सी चीज़ लिखी थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है। तो रेसल कार्सन ने कौन सा क्या चीज़ लिखा था, साइलेंट स्प्रिंग। सेकंड क्या, EF स्कूमेसर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, EF स्कूमेसर इज़ द राइट आंसर। EF स्कूमेसर जो है इन्होंने ही लिखा है क्या चीज़, स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द तुंद्रा इकोसिस्टम। ठीक है, तो तुंद्रा इकोसिस्टम से रिलेटेड आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए, यू हैव टू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि तुंद्रा इकोसिस्टम्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द आर्कटिक रीजन। देखिए, पहला स्टेटमेंट में कहने का मतलब ये है कि जो तुंद्रा इकोसिस्टम है वो केवल आर्कटिक जो रीजन है उसमें सब जगह पाए जाते हैं। देखिए, और फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, लेट मी टेल यू। जो तुंद्रा इकोसिस्टम होता है ये असल में होता क्या है, ये ट्रीलेस रीजन्स होते हैं। ठीक है, इन रीजन्स में आपको ट्री जो है देखने को नहीं मिलते। ये आपको जनरली आर्कटिक में और जो पहाड़ी इलाका होता है ना, पहाड़ी इलाकों के ऊपर में आपको देखने के मिलते हैं, जहाँ पे आपको जो जहाँ पे आपका क्लाइमेट जो होता है मान के चलिए बहुत ठंडा होता है, जो रेनफॉल होता है उसे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत स्कैंड रेनफॉल होता है। ठीक है, और ये जो तुंद्रा के जो लैंड्स होते हैं ना, ये पूरे साल में आपको बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको तुंद्रा से ज़रूरी थी। और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि मैमल्स ऑफ द तुंद्रा रीजन हैव लार्ज बॉडी साइज। उनकी बॉडी साइज़ के बारे में कहा गया है कि दे हैव ए लार्ज बॉडी साइज, स्मॉल टेल एंड स्मॉल ईयर। देखिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। जो तुंद्रा रीजन में जो मैमल्स पाए जाते हैं उनका बॉडी साइज़ लार्ज होता है, उनकी जो पूंछ होती है दैट इज़ स्मॉल, एंड जो ईयर है वो भी स्मॉल ही होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है इन मैमल्स के बारे में, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ। जैसे कि उनकी जो फर होती है, ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है वो कम्प्लीटली कवर्ड होती है फर से। क्यों, ताकि वो, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंसुलेशन पर्पज़। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज़ कवर्ड विथ फर ड्यू टू इंसुलेशन पर्पज़। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स आपको पाए जाते हैं ना इस रीजन में, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ होते हैं वो, जनरली आप कह सकते हैं कि 1 साल की उनकी लाइफ साइकिल होती है। इसके अलावा आपको क्या कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है तुंद्रा रीजन से, आपको मैंने क्या क्या चीज़ बताया कि तुंद्रा इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताया कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वहाँ के मैमल्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, एक और चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो तुंद्रा होता है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपको आर्कटिक, जो यहाँ पे जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक और क्या होता है हमारा एल्पाइन। ठीक है, एक हो गया आर्कटिक, एक हो गया एल्पाइन। तो जो आर्कटिक तुंद्रा होता है ये आपको, जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि कहाँ पाया जाता है, एग्जाम में हो सकता है कि आर्कटिक तुंद्रा और एल्पाइन तुंद्रा के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हों, एंड दे माइट इंटरचेंज देयर लोकेशन। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो आर्कटिक तुंद्रा होता है वेयर दे आर फाउंड, जो हमारे पोलर आइस कैप्स होते हैं ना, ठीक है, जो पोलर आइस कैप्स होता है उनके नीचे में एज ए कंटिन्यूस बेल्ट, ठीक है, ये पाया जाता है। जो पोलर आइस कैप्स होते हैं उनके नीचे में एज ए कंटिन्यूस बेल्ट ये पाया जाता है, और ये कहाँ पे लाई करते हैं, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, इसके अलावा आप इनके कंट्रीज़ के बारे में भी जैसे ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, रसिया हो गया। ठीक है, तो इन सब जगहों पे ये पाए जाते हैं। और अगर फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड अगर मान के चलिए क्वेश्चन आ जाता है कि जो आर्कटिक टुंड्रा है वहाँ पे किस तरीके का वेजिटेशन है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे वहाँ पे ग्रास जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, लाइसेंस इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, लाइसेंस एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आने की संभावना है ही, क्योंकि ये जो लाइसेंस है आपको मैंने पिछला अगर वीडियोस आपने अटेंड किया है तो मैंने आपको
वहाँ पे जब फॉरेस्ट से रिलेटेड मैं आपको करा रहा था, सॉइल से रिलेटेड भी जब मैं आपको करा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि सॉइल्स में जो है कहाँ पे लीचिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने वहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मूव ऑन करते हैं। एल्पाइन, मैंने आपको आर्कटिक तुंद्रा के बारे में बताया। एल्पाइन तुंद्रा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो हाई माउंटेनियस एरिया होते हैं ना, जो कि बहुत पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत हाई माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे आपको एल्पाइन तुंद्रा पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है वो करेक्ट है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the biosphere of the earth. So there are three statements given with respect to the biosphere. First statement is it is exclusively present on the earth. ठीक है, बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो बायोस्फीयर है ये हमारे जो अर्थ है वहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सेकंड में क्या कहा गया, इट इंक्लूड्स द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर ओनली। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ओनली लगा दिया, तो ये ओनली नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो बायोस्फीयर होता है ये तीन चीज़ों का से मिलकर बना होता है। कौन से? लिथोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर भी ठीक है, और क्या होता है, एटमॉस्फेयर। देखिए मेन चीज़ इन्होंने नहीं लिखा, तीन चीज़ें होती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, इट इंक्लूड्स ओनली द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। देखिए इसमें भी इन्होंने ओनली लगा के स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ठीक है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, बट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके साथ साथ जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि इन्हीं के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होते हैं वो भी इसी के अंदर में आते हैं। सो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो व्हाट विल बी द आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, वन ओनली। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है उसके बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि स्टैंडिंग क्रॉप इज़ द नंबर ऑफ टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, स्टैंडिंग स्टेट इज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। तो बताइए स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, इज इट द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम? सी, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेट मी टेल यू वाई, बिकॉज ये जो इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है इट इज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास। ठीक है, दिस इट शुडंट बी बायोमास। जो स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, आप ध्यान में रखिएगा। जो स्टैंडिंग स्टेट होता है वो क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। चलिए, तो हमारे इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला क्या दिया हुआ है, ए फूड चेन इज़ ए सबसेट ऑफ द फूड वेब। तो देखिए फूड चेन क्या होता है, पहले आपको मैं इसके बारे में बता दूं, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ये एक बेसिक चीज़ है कि जो हमारा जो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को या फिर किस तरीके से जो एनर्जी है उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन करते हैं, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। लेकिन फूड चेन क्या होता है, एक फूड चेन के बारे में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि ये एक लीनियर सीक्वेंस होता है। ठीक है, इट इज़ ए लीनियर सीक्वेंस जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है एनर्जी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू के और पास करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से फीडिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, इस टॉपिक में जो अलग अलग लेवल्स होते हैं, ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जैसे मान के चलिए दूसरे के ऊपर फीड करता है, फिर वो एनर्जी जो इसमें ट्रांसफ़र होता है, फिर जो थर्ड है वो दूसरे के ऊपर फीड करता है तो ट्रांसफ़र होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक लीनियर सीक्वेंस है। सो फूड चेन इज़ ए सबसेट ऑफ द फूड वेब। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, फूड वेब में आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक लीनियर सीक्वेंस नहीं होता, बल्कि बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं एनर्जी के फ्लो करने के लिए। इसी वजह से इसमें क्या होता है, बहुत सारे सोर्स हो जाते हैं एनर्जी के फ्लो करने के लिए, तो इसे हम फूड वेब कहते हैं। सो फूड चेन इज ए सबसेट ऑफ द फूड वेब, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड में क्या कहा गया है, द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड वेब लीड्स टू इनस्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। यानी कि अगर फूड वेब जो है ये अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो इससे हमारा इकोसिस्टम जो है इसमें इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगा। ठीक है, यानी कि वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे इनस्टेबल नहीं होगा, इट शुड बी एग्जैक्ट अपोजिट, दैट इज इट शुड बी स्टेबल।
ठीक है। तो अगर हमारा फूड वेब जो है वो ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा स्टेबल होगा, ना कि इनस्टेबल। सो आवर राइट आंसर हेयर इज ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फीचर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, आपको मैं हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा ताकि आप खुद से गेस कर सके कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर। सो बट आई वांट यू टू बी क्विक ऑल्सो, बिकॉज इन एग्जामिनेशन आपको मालूम है कि प्रीलिम्स में माना कि पूरा पेपर जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट से ही रिलेटेड है, देर इज़ नो रीजनिंग, देर इज़ नो मैथ्स, बट स्टिल अगर आप पूरे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करते हैं ना, तब भी आपको, क्योंकि एक एक पॉइंट्स में कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता ही है, जैसे कि मेरा पहले पिछले साल का एक्सपीरियंस रहा है, पिछले कई सालों का। सो आप अगर वहाँ पे करंट अफेयर्स के ऊपर भी एक एक पॉइंट को जब देखेंगे तो आपको मालूम होगा, आपने भी अगर दिया है पहले, तो उसमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो है यूपीएससी ट्विस्ट कर देता है और एक माइन्यूट सी मिस्टेक के कारण जो है हमारी वहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती हैं। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं आप लोगों को यहाँ पे जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम स्पेसिफिक है। आपको प्रीलिम्स में इससे बाहर आई होप कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं करंट अफेयर्स लास्ट 1.5 ईयर्स का कवर अप कर रहा हूँ, प्लस स्टैटिक पार्ट भी आपने देखा पिछले कई दिनों से मैं स्टैटिक के भी एमसीक्यूज़ कराना स्टार्ट कर दिया हूँ। सो ये क्लासेस जो है डेली चलेंगी आपके एग्जाम तक। व्हाट यू हैव टू डू इज़ गो थ्रू ईच ऑफ द क्लास डेली। अगर आपने पिछले वीडियोस अटेंड नहीं किए हैं देन प्लीज़ अटेंड दोज वीडियोस ऑल्सो, ठीक है। अदरवाइज लेटर ऑन देयर विल बी लॉट ऑफ वीडियोस एंड इन लेस टाइम यू वोंट बी एबल टू कवर ऑल ऑफ देम। चलिए, हमारे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे नेम दिए गए और उनके फीचर्स जो है यहाँ पे लिखा गया है। बताइए ये जो फीचर्स है वेदर दे आर करेक्टली मैच्ड और नॉट। पहले में क्या है, पेरीफाइटन, ठीक है। पेरीफाइटन के बारे में क्या लिखा है, इट इज़ अटैच्ड टू रूट्स। देखिए पहला जो ऑप्शन है ये गलत है। वाई? बिकॉज जो पेरीफिटन होता है इट इज़ नॉट अटैच टू रूट, बल्कि इट इज़ अटैच टू स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा, जो पेरीफिटन होता है वो किससे अटैच्ड होता है, इट इज़ अटैच टू स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। जो हमारे रूटेड प्लांट्स होते हैं ना उनके स्टेम्स और लीव्स से ये अटैच्ड होता है। जैसे कि आपको एल्गी हो गया, ठीक है, या फिर उससे उस कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा गलत है। सेकंड क्या है, प्लैंकटन। तो प्लैंकटन के बारे में क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड लोकोमोटरी पावर्स, ठीक है। तो इस प्लैंकटन जो है इसके बारे में बिल्कुल सही कहा गया है कि दे हैव लिमिटेड लोकोमोटरी पावर्स। अच्छा, प्लैंकटन होते क्या हैं ये भी आप जान लीजिए। जो प्लैंकटन ग्रुप होता है ना, ठीक है, प्लैंकटन ग्रुप के अंदर में आपको फाइटोप्लैंकटन हो गया, जू प्लैंकटन हो गया, ये सारे आते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी आपको माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं ना, ये सभी जो है आपको प्लैंकटन के अंदर में आते हैं। ये आपको सब तरह के एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है, सब तरीके के एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं। लेकिन जो कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में होता है ना जहाँ पे वाटर जो है ये बहुत स्लोली मूव करता है, आप कह सकते हैं कि स्विफ्ट मूविंग वाटर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपको ये जनरली पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। बट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़, आप कह सकते हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। सो आवर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट कहा गया है कि प्लैंकटन दे हैव लिमिटेड लोकोमोटरी पावर्स। थर्ड में क्या कहा गया, बेंथोस। बेंथोस के बारे में क्या कहा गया, लिव्स इन द बॉटम ऑफ द वाटर मास, ठीक है। तो अब आवर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जो बेंथोस होता है ये हमारा जो वाटर मास है इसके बिल्कुल निचले स्तर पे होता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर है, आवर स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि अनलाइक इन द फोटिक जोन वेयर बोथ द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन अकर, ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द aphotic zone. And what is the second statement saying, the profundal zone lies between the photic and the aphotic zone. देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना आपको इस टॉपिक के बारे में जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे फोटिक जोन क्या हो गया, फिर एफोटिक जोन क्या हो गया, तभी आप क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको ब्रीफली एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में भी कि जो फोटिक जोन होता है ना ये क्या होता है। देखिए जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, मान के चलिए ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है। इस एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो हमारा अपर लेयर है, ठीक है, मान के चलिए जो अपर लेयर है यहाँ तक है। तो ये अपर लेयर में जहाँ तक कि जो सूर्य की किरणें हैं, जहाँ तक जो है लाइट आ सकता है, ठीक है,
जो लाइट है मान के चलिए इस लेयर में जहाँ तक आ सकता है, इसे हम असल में फोटिक जोन कहते हैं। ठीक है, तो इस फोटिक जोन में होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस भी एग्जिस्ट करता है, फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल है और रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जो फोटिक जोन होता है, अनलाइक इन फोटिक जोन वेयर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर, तो पहला पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एफोटिक जोन। तो जो एफोटिक जोन कौन सा होता है, आपको अब पता चल गया होगा कि फोटिक जो है ये उछला स्तर है। तो जो एफोटिक जोन है वो क्या होता है, असल में हमारा जो निचला स्तर होता है ना, जो एफोटिक जोन होता है मतलब लोअर लेयर जो होता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम का, इसे हम एफोटिक जोन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सन की रेज है मान के चलिए, जो लाइट है आपको यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और केवल जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ होते हैं ना, सांस लेने की जो क्रिया होती है, केवल वो यहाँ पे पॉसिबल होती है। सो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, दैट इन फोटिक जोन both the photosynthesis and respiration occur, whereas in aphotic zone only respiration occur. Second statement में क्या कहा गया, the profundal zone lies between the photic and the aphotic zone. देखिए जो प्रोफंडल जोन है ना, ये असल में कौन सा जोन होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऊपर में एफोटिक जोन होता है। ठीक है, तो एफोटिक जोन जो होता है ये बिल्कुल इसके ऊपर में अगर आप देखा जाए तो एफोटिक जोन के ऊपर में एक छोटी सी पतली सी जोन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लिटरल जोन। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, एफोटिक जोन आता है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन कंजम्पशन पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ पॉसिबल होती है। इसके बाद जो बिल्कुल जो एक पतला सा लेयर होता है ना, पतला सा जोन होता है, इसे हम कहते हैं प्रोफंडल जोन। ठीक है, इसे हम अनलिट रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनलिट रीजन। तो आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो हमारे यहाँ पे क्या होगा आंसर, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट ओनली। सो ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑक्सीजन इन द एक्वाटिक सिस्टम। तो एक्वाटिक सिस्टम से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एक्वाटिक सिस्टम इज़ हायर देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखिए पहला स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है इस स्टेटमेंट के हिसाब से वो एक्वेटिक सिस्टम में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, आपको हमेशा याद रखना है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट के कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन, जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारे वो जो पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट नॉट जस्ट टू टेम्परेचर। आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि एग्ज़ाम में हो सकता है कि टेम्परेचर की जगह आपको और भी कुछ ऑप्शंस दे दे, तो देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो व्हाट इज द आस्क्ड हियर, विच ऑफ द आवर स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा था, स्टेटमेंट नंबर 1। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। मूविंग ऑन, इफ एन एलिफेंट वॉक्स ऑन द ग्रास मैनी इंसेक्ट्स अलॉन्ग विद द ग्रासेस आर किल्ड, सो विच टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इज दिस। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको इस चीज़ के बारे में समझ होना ज़रूरी है कि बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है, और इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि कमेंसलिज्म क्या हो गया, एमेंसलिज्म क्या हो गया, प्रीडेशन क्या हो गया, न्यूट्रलिज्म क्या हो गया। सो बिफोर वी आंसर दिस, लेट मी टेल यू अबाउट ईच ऑफ देम। मैं आपको ब्रीफली इन सभी के बारे में एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहला क्या दे रखा है, कमेंसलिज्म। ठीक है, तो कमेंसलिज्म क्या होता है, देखिए कभी भी एक ऐसा इंट्रैक्शन हो जहाँ पे मान के चले दो स्पीसीज हैं ए और बी। ठीक है, तो अगर कुछ तरीके का कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, कि ए को फ़ायदा होता है, लाइक ए को फ़ायदा होता है लेकिन बी को कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ना तो उससे फ़ायदा हो रहा है ना तो उससे घाटा हो रहा है, इट इज़ अनअफेक्टेड यू कैन से। ठीक है, यानी कि एक स्पीसीज़ को मान के चलिए जब फ़ायदा होता है और दूसरा स्पीसीज़ को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना घाटा हो रहा है, दैट इज़ इट इज़ अनअफेक्टेड, तो उस प्रोसेस को हम कमेंसलिज्म कहते हैं। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए काव, आप काव का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, कमेंसलिज्म में मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपको। अच्छा, जिन बच्चों को पीडीएफ या पीपीटी चाहिए ना, आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपना एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है।
रिसेंटली क्रिएट किया है, तो वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स अभी वहाँ पे जुड़े नहीं हैं। आप टाइप कीजिएगा जनरल अवेयरनेस, ब्रैकेट में आप क्या लिखिएगा, यूपीएससी एंड एसएससी, तो आपको मेरा वो ग्रुप वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पे आपको पीपीटीज एंड पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है। चलिए, कमेंसलिज्म का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि मान के चलिए काव है। ठीक है। तो जो हमारा काव डंग होता है उससे क्या होता है, फूड, उस वो काव डंग जो होता है उससे आपको फूड और शेल्टर दोनों में फ़ायदा होता है, लेकिन इससे आपको काव को तो कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है। सो काउ इज़ अनअफेक्टेड। ठीक है, काउ इज़ अनअफेक्टेड वेयर एज द अदर स्पीसीज दे आर गेटिंग बेनिफिट। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया कमेंसलिज्म का। नेक्स्ट क्या है, एमेंसलिज्म। ठीक है। तो एमेंसलिज्म में क्या होता है कि एमेंसलिज्म में क्या होता है, मान के चलिए दो स्पीसीज़ है, इसी तरीके से आप एग्जांपल लीजिए, दो स्पीसीज़ है, इसमें एक स्पीसीज़ जो है, इन इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो मान के चलिए एक स्पीसीज़ जो है इसे हार्म होता है, इसे हानि पहुंचता है। ठीक है, मान के चलिए इसे हानि पहुंचता है, और जो दूसरा स्पीसीज़ है उसे किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता है, ना तो उसे बेनिफिट हो रहा है ना तो उसे लॉस हो रहा है, दैट इज़ इट इज़ अनअफेक्टेड। सो इसे हम क्या कहते हैं, एमेंसलिज्म। अब क्वेश्चन पे आप एक बार ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है कि एलिफेंट वॉक्स ऑन द ग्रास, जो हाथी है वो घास घास के ऊपर में चल रहा है, तो इससे हो क्या रहा है कि जो ग्रास है वो भी मर रहा है और जो इंसेक्ट्स हैं वो भी मर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंसेक्ट और ग्रास दोनों को नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे एलिफेंट को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वही एमेंसलिज्म को कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी है कि जो एक स्पीसीज है एलिफेंट, ठीक है, इट इज़ अनअफेक्टेड वेयर एज द अदर स्पीसीज दे आर गेटिंग हार्म, यानी कि इंसेक्ट को भी नुकसान पहुंच रहा है और ग्रासेस को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एमेंसलिज्म। मूविंग ऑन, तीसरा क्या है यहाँ पे, प्रिडेशन। तो प्रिडेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, नेम से ही पता चलता है कि प्रिडेशन में क्या होगा, एक स्पीसीज़ को बेनिफिट होगा और दूसरे स्पीसीज़ को हानि पहुंचेगी। ठीक है, यानी कि एक को फ़ायदा होगा दूसरे को हानि पहुंचेगी। जैसे कि नॉर्मल प्रीडेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को मार के खाते हैं, तो एक एक को तो फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने मार के खा लिया, लेकिन दूसरे को तो नुकसान हुआ ना, तो वही प्रिडेशन हो गया। फिर चौथा क्या दे रखा है, न्यूट्रलिज्म। ठीक है, तो न्यूट्रलिज्म जैसा कि नेम नेम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें दोनों स्पीसीज़ को ना तो फ़ायदा होता है ना ही लॉस होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलिज्म। तो मान के चलिए, अब अगर आपको न्यूट्रलिज्म का मैं आपको एग्जांपल पूछूं तो आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए, मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेंस में अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप इजी एग्जांपल से वहाँ पे लिख सकेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रलिज्म का क्या एग्जांपल हो गया कि मान के चलिए कि दो स्पीसीज़ हैं ए और बी। ठीक है, मान के चलिए दो स्पीसीज है ए और बी, ये एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ का जो रिसोर्स है इसे कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे ये लोग एक साथ रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि किसी को कोई हानि नहीं पहुँच रही, ना तो ए को कोई हानि पहुँच रही है ना तो बी को हानि पहुँच रही है। सो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलिज्म। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है जिसके बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दूँ, ये क्या होता है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, एक सेकेंड में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्या होता है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि जो दोनों स्पीसीज़ होते हैं ना, उन दोनों स्पीसीज़ को ही फ़ायदा मिलता है, यानी कि ए और बी अगर दो स्पीसीज़ हैं तो दोनों स्पीसीज़ को ही फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल, अब मान के चलिए लाइचन्स में, ठीक है, लाइचन्स में क्या होता है, एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके वो फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फंगी क्या करता है, वो एज ए शेल्टर काम करता है, तो दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इन बायो एक्यूमुलेशन देर इज एन इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन ए फूड चेन टू द अनदर। ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन में क्या कहा गया है कि जब, एक सेकेंड इसको, ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन में क्या कहा गया है यहाँ पे कि एक फूड चेन में मान के चलिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जब जाते हैं तो देर इज़ एन इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, यानी कि जो पोल्यूटेंट की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सी, ये जो प्रोसेस होता है ना, दैट इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन ए फूड चेन टू अनदर, इसे हम बायो एक्यूमुलेशन नहीं कहते, इसे हम क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। और बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट से
फूड चेन के पहला जो लेवल होता है, फूड चेन का जो पहला स्टेप होता है ना, वहाँ पे आता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स है वो इन्वायरमेंट से फूड चेन में जस्ट एंटर हुए हैं, ठीक है, तो उसे हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आप ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको जो दो बातें बताई, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। यू मस्ट कीप इन माइंड, ये प्रीलिम्स में ऐसे डिफरेंस टाइप के मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड इज बायोमैग्निफिकेशन अकर्स इफ द पॉल्यूटेंट इज फैट इनसॉल्युबल। सी सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो बायोमैग्निफिकेशन है इसके लिए जो पॉल्यूटेंट है वो फैट इनसॉल्युबल होना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। वाई? बिकॉज द पॉल्यूटेंट शुड नॉट बी फैट इनसॉल्युबल बट इट शुड बी फैट सॉल्युबल। ठीक है, मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, आपको ध्यान में रहे, ताकि पॉल्यूटेंट जो है क्या होना चाहिए, वो इट शुड बी फैट सॉल्युबल। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आपको दे मस्ट बी लॉन्ग लिव, ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव होने चाहिए। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, बट द की पॉइंट हेयर वाज वेदर दे आर फैट इनसॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। सो बायोमैग्निफिकेशन अकर्स इफ द पॉल्यूटेंट इज फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट था। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। मूविंग ऑन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल से रिलेटेड यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स है। पहला क्या कहता है, अनलाइक एनर्जी द न्यूट्रिएंट ऑफ एन इकोसिस्टम फ्लो इन ए सर्कुलर मैनर। कहने का मतलब है जो न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम होता है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, इसमें जो एनर्जी फ्लो होता है ये एक सर्कुलर मैनर में फ्लो होता है। तो बताइए क्या ये सही है? और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, मोस्ट गैसियस साइकिल्स आर जनरली कंसिडर्ड एज इम्परफेक्ट साइकिल। तो जो बहुत सारे गैसियस साइकिल्स होते हैं उन्हें क्या कंसिडर किया गया है, कैसे कंसिडर किया गया है स्टेटमेंट के हिसाब से, इम्परफेक्ट साइकिल। सो आई एम गिविंग यू, मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आई वांट यू टू गेस एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा इसका क्या आंसर है। देखिए, न्यूट्रिएंट साइकिल में होता क्या है, सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट से, वो किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूव करते हैं, और उसके बाद वो दोबारा से रिसाइकल होकर फिजिकल इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस होल प्रोसेस को हम असल में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल। मूविंग ऑन, आपको मैं एक बात बता दूं, ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, क्योंकि यहाँ पे इम्परफेक्ट साइकिल के बारे में बात करी गई है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ये आपको दो तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन इट्स रिप्लेसमेंट पीरियड। ठीक है, यानी कि वो कितना समय रिप्लेस करने के लिए लेता है, इसके बेसिस पे ये दो तरीके के होते हैं। कौन से? परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। ठीक है, तो जो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, इसमें होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, वो बहुत फास्ट मतलब रिप्लेस होते हैं और यूटिलाइज होते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे जैसे सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, मोस्ट गैसियस साइकिल। तो ये जो गैसियस साइकिल्स होता है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जो गैसियस साइकिल्स होते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो गैसियस साइकिल्स होते हैं वो जनरली परफेक्ट साइकिल्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इम्परफेक्ट लिखा है, बट गैसियस साइकिल जो है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट कीप इन माइंड कि मोस्ट गैसियस साइकिल दे आर जनरली कंसिडर्ड एज परफेक्ट साइकिल। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपको यहाँ से पता ही चल गया होगा कि ये रॉन्ग है। और पहला स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, अनलाइक एनर्जी द न्यूट्रिएंट ऑफ एन इकोसिस्टम फ्लो इन ए सर्कुलर मैनर। ठीक है, तो देखिए ये जो कंडीशन है ना यहाँ पे जो दिया गया है कि फ्लो इन ए सर्कुलर मैनर, ये कंपलसरी नहीं होती है कि वो सर्कुलर मैनर में ही जो है फ्लो करेगा, बिकॉज यू नो देयर आर इम्परफेक्ट साइकिल ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो जैसे इसमें सेडिमेंट्री साइकिल्स हो जाते हैं, तो जो सेडिमेंट्री साइकिल हो गया मान के चलिए, गैसियस साइकिल जो है इसके बारे में तो मैंने आपको क्या बताया कि ये परफेक्ट साइकिल है, लेकिन अगर मैं सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में बात करता हूँ तो वो क्या होगा, सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे एग्जाम से पहले रिवाइज करने में। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होगा कि वो क्या होता है, इम्परफेक्ट साइकिल होता है, क्योंकि उसमें जब मूव होता है एक जगह से दूसरे जगह पे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लॉस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस हो जाते हैं, तो इस वजह से इमीडिएट साइकिल जो इसमें पॉसिबल नहीं होता। दैट इज़ वाई हेयर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो व्हाट इज बीन आस्क्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ देम, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म स्पीसीज। अच्छा, यहाँ पे स्पीसीज के बारे में आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या है, इट इंक्लूड्स वेरियस जेनरा दैट शेयर अ फ्यू सिमिलैरिटीज।
सी आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। सेकंड में क्या कहा गया, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर पॉपुलेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हुज मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, सही है, एंड टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, सी आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पीसीज क्या होते हैं, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, ये एक एक चीज़ इसमें ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कौन सा कीवर्ड ध्यान में रखना है, सिमिलर, ठीक है। ये सिमिलर पॉपुलेशन, जो ऑर्गेनिजम्स का जो सिमिलर पॉपुलेशन होता है उनका एक ग्रुप होता है, और इनके मेंबर्स जो होते हैं ना, वो किन किन चीज़ों का क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इंटरब्रीडिंग पॉसिबल होती है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो होता है ये पॉसिबल होती है इनके बीच में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप जैसे मान के चलिए टाइगर हो गया, लायन हो गया, लोटस हो गया, ये सभी जो है ना, ये क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ स्पीसीज़ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, तो 3 स्टेटमेंट दिए गए, आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या है, द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय द आर्थर टेंसली। तो बताइए क्या इकोसिस्टम टर्म जो है इसे आर्थर टेंसली ने टर्म किया था कि नहीं जी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अर्नस्ट हैकेल, ठीक है, अर्नस्ट हैकेल वॉज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म इकोलॉजी। अच्छा, तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूँ, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जब भी आप इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को पढ़ना आपने जब स्टार्ट किया होगा, आई थिंक तभी आपको ये सारे स्टेटमेंट जो है पहले 2 चैप्टर में मिल गए होंगे। चाहे कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड आपने अगर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की है किसी भी बुक से, तो पहले 2 चैप्टर्स के अंदर में जनरली फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि जो इकोसिस्टम है, इसे किसने, इस टर्म को किसने कॉइन किया था, आर्थर टेंसली ने। तो बिल्कुल सही है, इकोसिस्टम को किसने कॉइन अप किया था, आर्थर टेंसली ने। सेकंड में क्या कहा गया है कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी को सबसे पहले, इकोलॉजी के टर्म को किसने कॉइन अप किया था, अर्नस्ट हैकेल ने, ये भी सही है। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि जो बच्चे सीजीएल वगैरह देते हैं ना, उनको हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो इकोलॉजी कॉइन अप किया था इस टर्म को अर्नस्ट हैकेल ने, ये कब किया था, 1869 में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, चार्ल्स सदरलैंड एल्टन कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजिकल निच। अच्छा देखिए, ये जो चार्ल्स सदरलैंड एल्टन है ना, ये एक तरीके से ठीक है, ये जुड़े हुए इसी से हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, इकोलॉजिकल नाइज जो पूरा चीज़ है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इससे ही जुड़े हुए हैं चार्ल्स और सदरलैंड एल्टन। लेकिन जो इकोलॉजिकल नाइज का जो ये जो टर्म है ना, ये क्वाइन इन्होंने नहीं किया था, ये शब्द इनके द्वारा दिया गया नहीं था। ये किसके द्वारा क्वाइंड अप किया गया था, तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, आप इसे ध्यान में रखिएगा, रॉसवेल हिल जॉनसन, ठीक है। रॉसवेल हिल जॉनसन जो थे, रॉसवेल हिल जॉनसन, इन्होंने असल में इस इकोलॉजिकल निच टर्म को कॉइन अप किया था। इसके अलावा हो सकता है कि यूपीएससी, आपको मालूम है चीज़ों को घुमाने की आदत होती है इनकी, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएससी ये पूछ ले कि जो इकोलॉजिकल निच टर्म है, इसे सबसे पहले रिसर्च प्रोग्राम में किसने यूज़ किया था। तब जो है, तब ना तो इसका आंसर होगा रॉसवेल हिल जॉनसन, ना ही इसका आंसर होगा चार्ल्स सदरलैंड एल्टन, तब इसका आंसर क्या होगा, जोसेफ ग्रिनल, ठीक है। आप नाम याद रखिएगा, क्या बताया मैंने आपको, जोसेफ ग्रिनल, ठीक है। तो जो जोसेफ ग्रिनल थे, इन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया था रिसर्च प्रोग्राम में, और कब यूज़ किया था ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 1917 में। तो देखिए, मैं टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपका, मैं सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यूज़ जो है ये सॉल्व कराना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज़ तो आपको बहुत सारे जगहों से मिल जाएंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं एमसीक्यूज़ के साथ में आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स के जितने भी चीज़ें हैं ना, वो पूरे आपको यहाँ पे कवर अप करा रहा हूँ। आपको मालूम है कि क्लासेस स्टार्ट हो आपकी अराउंड 15 to 16 डेज़ तो मिनिमम हो ही चुका है क्लासेस स्टार्ट हुए हुए, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स आप कह सकते हैं। तो मैं पूरा मेन मोटिव यही लेके चल रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो कि एग्ज़ाम में आपके आए और मैंने यहाँ पे नहीं कराया हो। सो अगर आप मेरे एक एक वीडियो को बिल्कुल अच्छे से कम्प्लीटली गो थ्रू कर रहे हैं, देन आई कैन एश्योर यू कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ रॉन्ग। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 ओनली। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, तो कौन से फैक्टर्स जो हैं बताइए इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं।
देखिए, पहला क्या है, एंडेफिक फैक्टर्स। अच्छा, एंडेफिक फैक्टर्स के अंदर में क्या आता है? एंडेफिक फैक्टर्स ये तो इन्होंने खाली लिख दिया, लेकिन एंडेफिक फैक्टर्स को आपको जानना भी तो होगा, ये होता क्या है। आप ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सबसे कॉमन है सॉइल जो होता है, ये क्या होता है, एंडेफिक फैक्टर होता है। बाकी एनिमल्स तो है, ये तो होता ही है फैक्टर। ये एनिमल्स किसके अंदर में आता है, बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं ना, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गए, ये सारे होते हैं। फिर तीसरा में क्या दे रखा है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो आपको क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर में आ गए, जैसे टेम्परेचर, वाटर, रेनफॉल हो गया, फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गए। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर में आती हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि टोपोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उसमें उसके अंदर होता है ना, एल्टीट्यूड हो गया या फिर स्लोप हो गया, तो वो सारे किसके अंदर में आते हैं, टोपोग्राफिक कह लीजिए या फिर आप उन्हें फिजियोग्राफिक फैक्टर्स कह लीजिए। ठीक है, और अगर न्यूट्रिएंट वगैरह की बात करें तो ये सब किसके अंदर में आता है, ये सब आता है आपको लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर में। तो बेसिकली आप ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको किन किन चीज़ों के बारे में बताया। एडेपिक फैक्टर तो यहाँ पे दे ही रखा है, इसके अलावा एनिमल्स यानी कि बायोटिक फैक्टर, इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर, और दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, नहीं क्लाइमेटिक फैक्टर तो दे रखा है यहाँ पे टेम्परेचर। टोपोग्राफिक के बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि एल्टीट्यूड होता है, स्लोप होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, जिसकी जो कि आपको लिमिटिंग फैक्टर के अंदर में आता है। तो कुल मिला के आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल कितने, बेसिकली आपको कितना डिवीज़न मैंने आपको बताया, 3 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, यानी कि बेसिकली 5 डिवीजन्स। ठीक है, बेसिकली कितना डिवीजन्स है यहाँ पे, 5 डिवीजन्स है। तो इसका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला क्या कहता है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया, इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फाइटोप्लैंक्टन वेयर एज द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंक्टन। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखिए, जो हमारा इकोसिस्टम है, सबसे पहले तो इकोसिस्टम क्या है, ये बात तो आपको आई होप आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट और जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, जब वो आपस में इंटरेक्ट होता है, तो ऐसे में जो फिजिकल स्ट्रक्चर, इनके इंटरेक्शन से जो फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म अप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वही हमारा जो होता है, इसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पहला कहा गया है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही गई है। जैसे कि मान के चलिए कि जो हमारा सबसे ऊपर में, जो हमारा टॉप पे मान के चलिए अगर ट्रीज़ है, ठीक है, सबसे मान के चलिए टॉप जो हमारा स्टेटा हो गया, जो हमारा टॉप लेयर हो गया, इसके अंदर ट्रीज़ है, ये ट्रीज़ इसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके बाद जो है हमारा जो सेकंड नंबर पे है, इसे हम कह सकते हैं श्रब्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद किसने ऑक्यूपाई कर लिया, हमारा ग्रासेस ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसी के बारे में ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में बात करी गई है, ये इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। सेकंड में क्या कहा गया है कि इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। और जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जू प्लैंक्टन। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2। रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन कंसिडर द फॉलोइंग। सो डीकम्पोजिशन प्रोसेस से रिलेटेड यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल आपको, अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से तो पता चल जाएगा कि जो पहला स्टेटमेंट है कम्प्लीटली रॉन्ग है, इस वजह से कि इन्होंने चीज़ों को रिवर्स कर दिए। इन्होंने इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की बात बताई है, लेकिन डिकम्पोजिशन में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो असल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, वो उसमें ब्रेक डाउन होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड में क्या कहा गया कि कैटाबॉलिज्म, ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म के बारे में ये स्टेटमेंट है, कैटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस where bacterial and fungal enzymes degrade the detritus into simpler inorganic substance। तो कैटालिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे बैक्टीरियल या फिर फंगल एंजाइम्स जो होते हैं वो डेट्रिटस को किसमें, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिग्रेड कर देते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट कहा कि अच्छा इन सब में की पॉइंट्स क्या होते हैं एग्जाम पर्पज से, जैसे कि ये इनऑर्गेनिक जो टर्म है ना, यूपीएससी क्या करता है, इन सब टर्म्स को चेंज कर देता है। हो सकता है वो एग्जाम में इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक कर दे, या फिर वो हो सकता है कि प्रोसेस का नाम कैटाबॉलिज्म की जगह दूसरा दे दे। तो ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर में आपका मेन फोकस होना चाहिए।
थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द बायोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अच्छा बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि जो डिकम्पोजिशन रेट है इसे कौन कंट्रोल करता है, जो डेट्रिटस और क्लाइमेटिक फैक्टर्स का जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन है, ठीक है, जो डेट्रिटस का बायोलॉजिकल कंपोजिशन है क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, ये इसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। सी आवर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेट मी टेल यू वाई। क्योंकि जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है ना, ये इट शुडंट बी बायोलॉजिकल कंपोजिशन, इट्स ऑब्वियस इट शुड बी व्हाट, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा रॉन्ग है। what you have to keep in mind that the rate of decomposition is controlled by the chemical composition of the detritus and the climatic factors. So what is been asked है, which of the statements are incorrect, incorrect पूछा है, so 1 and 3। चलिए, which of the following statements is incorrect regarding the energy flow in an ecosystem। तो energy flow से related आपको यहाँ पे 4 statements हैं, you have to tell which of them are incorrect। पहला statement क्या कहता है, all animals depend on plants directly or indirectly for their food needs। देखिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट जो है राइट है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं ना वो फूड मतलब प्लांट्स के ऊपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वजह से डिपेंडेंट है। मान के चलिए कि एक तो कुछ एनिमल्स जैसे काव हो गया, वो तो घास डायरेक्ट खाता है, ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि मान के चलिए एक है कार्निवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा जो सी है, सपोज इसे कोई प्लांट मान लीजिए, तो ऐसे भी होते हैं ना कि ए जो है मान के चलिए बी के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है, बी हर्बीवोरस है, बी तो ठीक है प्लांट्स के ऊपर में डिपेंड करता है, लेकिन ए जो है बी के ऊपर में डिपेंड करता है, तो इनडायरेक्टली तो वो सी के ऊपर में ही डिपेंड कर रहा है ना, बिकॉज बी जो है जो हर्बीवोरस है वो कैसे मतलब यह जिंदा रहेगा, अगर वो उसे अगर ये प्लांट्स की चीज़ें मिलेंगी तभी तो वो जिंदा रहेगा। और ए जो है कार्निवोरस है, तो वो हर्बीवोरस एनिमल को खा ज़रूर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली हर्बीवोरस एनिमल भी जो है वो भी तो प्लांट्स को ही कंज्यूम कर रहा है ना, तो इस वजह से जो कार्निवोरस है ये भी इनडायरेक्टली जो है फूड के ऊपर में ही डिपेंड करता है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ। कहने का मतलब ये है कि जितने भी तरीके के इकोसिस्टम्स होते हैं ना उनके लिए सन जो है वो इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का इकलौता एक सोर्स होता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। एक कॉमन ये एक स्टेटमेंट है, ये एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज़ यहाँ पे कही गई है कि अगर आपको मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था जब मैं आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो देखिए जो हमारा एक्वाटिक या फिर जो हमारा हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होता है तो उसमें जो डीप सी में, ठीक है, जो सन की किरणें होती हैं बिल्कुल लास्ट तक तो नहीं जाती ना, तो बिल्कुल डीप सी में जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उनके लिए तो सन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, उनके लिए तो सन जो है वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। सो आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तीसरे में क्या कहा गया है, द डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंड्यूट फॉर द एनर्जी फ्लो। अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ठीक है मैंने आपको बता दिया, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, सन इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, सो हियर द आंसर विल बी बी। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़ जनरली इन्वर्टेड, ठीक है, जो बायोमास का जो पिरामिड है वो जनरली क्या है, इन्वर्टेड है। अच्छा तो ये स्टेटमेंट आई थिंक आपको मालूम ही होगा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जो होता है वो किस तरीके का होता है, इन्वर्टेड। बिल्कुल पहला क्वेश्चन ही था आई थिंक जो इससे रिलेटेड ही था, पिरामिड से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल बाय द टाइम द टॉप ऑफ द पिरामिड इज रीच्ड इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन मैनी इंडिविजुअल्स। देखिए जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट कहा गया है कि जब पिरामिड में हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ना, एक लेवल से दूसरे लेवल पे हम ऊपर जाते जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो एनर्जी की जो मात्रा होती है वो भी मतलब कम होते जाती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है।
थर्ड में क्या कहा गया है, द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट द टेरिशियरी और द टॉप लेवल कंज्यूमर। तो बिल्कुल सही है, किसी भी पिरामिड का जो हमारा बेस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट करता है, और जो एपेक्स होता है वो हमारा टॉप लेवल कंज्यूमर जो होता है, ठीक है, यानी कि जो टेरिशियरी होता है वो उसमें जो डिपिक्ट करता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है थर्ड पे। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर डी। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, the community that is in near equilibrium with the environment and environment is called a climax community। ठीक है, तो बताइए क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया दे रखा है कि हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन द वेटर एरियाज while the xerox succession takes place in the dry area। So both the statements are, whether you have to tell whether they are correct or incorrect। चलिए तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होगा आंसर। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जो कम्युनिटीज़ होते हैं, चाहे कोई सी भी कम्युनिटी हो, तो हमारे इन्वायरमेंट में जैसे जैसे बदलाव आती है, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है जैसे जैसे चेंज होता है, तो क्या होता है, जो कम्युनिटीज़ होते हैं ना, उनका कंपोजिशन या फिर उनका जो स्ट्रक्चर है उनमें भी आपने देखा होगा कि थोड़े बहुत जो है बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि पहला स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, द कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड दैट इज कॉल्ड ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो जो कम्युनिटी, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ बदलाव होने के साथ साथ बिल्कुल जो अपना नया जो इन्वायरमेंट के साथ मान के चलिए बदलाव होता है और वो उसके साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो पहला स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही कहा गया है। तो मान के चलिए ऐसे कम्युनिटीज़ ना जिनका जो चेंजेस जिनमें आपको दिखाई देती हैं, जो कि फेयरली प्रेडिक्टेबल आप कह सकते हैं, जो कि प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम इसे हम एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको क्या किस चीज़ के बारे में बताया, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बताया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे था विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, सो दैट इज़ व्हाई आई थॉट इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन द वेटर एरियाज वाइल द जीरार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन द ड्रायर एरियाज। देखिए बिल्कुल सही बात कही गई है। आपको मालूम होगा कि जो नेचर में जो जैसे हैबिटेट जो होता है, ठीक है, जो हैबिटेट का जो नेचर होता है उसके बेसिस पे आपको दो तरीके के सक्सेशन होते हैं। कौन से, एक होता है आपको हाइड्रैक जो यहाँ पे दे रखा है, और एक होता है आपको जीरैक। ठीक है, तो हाइड्रैक सक्सेशन जो होता है बिल्कुल सही कहा गया है यहाँ पे कि जो वेटर एरियाज होते हैं ना वहाँ पे आपको हाइड्रैक सक्सेशन होता है, और जो जीरैक सक्सेशन है ये कहाँ पे होता है, आपको ड्राई एरियाज में। ठीक है, तो both the statements are correct here. What will be the right answer? Option number C, that is both 1 and 2। Moving on, consider the following statements about the Indian National Congress। अच्छा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, तो कोई बात नहीं। क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अच्छा, इनमें से आपको जो इनकरेक्ट है उसके बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द थीम ऑफ द 107th इंडियन साइंस कांग्रेस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। देखिए बिल्कुल सही है, जो हमारा 107वां इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था उसका जो थीम था यही था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ये तो ज़्यादा महीने हुए भी नहीं, आपको मालूम ही होगा कि जो थीम था क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है, it owes its origin to the foresight and initiative of Professor J.L. Simonson and scientist होमी जे बाबा। अच्छा, ये साइंटिस्ट होमी जे बाबा का नाम तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। देखिए, इसका जो ओरिजिन है ना, ये किससे रिलेटेड है आपको मालूम रखना होगा। दो ब्रिटिश केमिस्ट थे, दो ब्रिटिश केमिस्ट थे, कौन कौन, एक तो नाम सही दे रखा है इन्होंने, प्रोफेसर J.L. साइमनसन, ठीक है, और जो दूसरे थे उनका क्या नाम था, देखिए इजी नेम है, आपको ऐसे नेम्स याद ही रहेंगे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है अच्छे से तो आपको ये नेम्स आजकल याद करने में बहुत ईजी हो जाते हैं। क्या था, P.S. मैकमाहोन। ठीक है, तो कौन कौन से दो केमिस्ट थे आपको ध्यान रखना है, दो ब्रिटिश केमिस्ट थे,
प्रोफेसर J.L. साइमनसन एंड P.S. मैकमोहन। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? द 107th इंडियन साइंस कांग्रेस वॉज इनाग्रेटेड बाय द PM नरेंद्र मोदी एट न्यू दिल्ली। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, नई दिल्ली कहाँ से आ गया? इसका तो आपको मालूम ही होगा, कहाँ हुआ था ये? बेंगलोर में। ठीक है, जो 107वां साइंस कांग्रेस था वो कहाँ पे हुआ था? हमारा बेंगलोर में। सो सेकंड एंड थर्ड बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 and 3 ओनली। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। अच्छा देखिए, ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है ना, इस रिपोर्ट को तो आप बिल्कुल एक एक चीज़ जो इससे ज़रूरी है मैं आपको अभी बताऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है ना, आप सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस वजह से कि 2 साल में ये रिपोर्ट आती है एक बार। ठीक है, 2 साल में ये रिपोर्ट एक बार आती है, तो यूपीएससी जनरली एक ना एक क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जाम में ज़रूर पूछेगा इससे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इस रिपोर्ट के बारे में, कि जो हमारे देश का जो जोग्राफिकल एरिया है ना, ठीक है, उसमें ग्रीन एरिया जो है, क्या ग्रीन एरिया जो है 25% है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रीन एरिया है वो हमारे जोग्राफिकल एरिया का 25% जो है कवर अप करता है। ठीक है, अच्छा बेसिक पॉइंट्स क्या क्या आपको मालूम ही होंगे आई थिंक। जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है, किसने प्रिपेयर किया है? अगर ये आ जाए तो आपको मालूम रहना चाहिए कि ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि 2 साल में एक बार होता है, तो क्या हो गया? ये बाई एनुअल रिपोर्ट हो गया। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है ना, ये प्रिपेयर कैसे करते हैं? ये बात भी सोचने वाली है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आप फॉरेस्ट में जाके देखिएगा कि कितना है नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सैटेलाइट्स के थ्रू जो होती है, इसकी मैपिंग होती है, फॉरेस्ट की हो गई, ट्रीज़ की हो गई, ये सब सैटेलाइट के थ्रू होती है। चलिए, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो भी आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। कि जैसे कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि 3 स्टेट्स के नाम आपको ध्यान में रखना है स्टेट से, इस रिपोर्ट से रिलेटेड, जिनमें आपको फॉरेस्ट एरिया जो है, ठीक है, जिनमें आपको सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है मतलब ग्रो किया है, उन 3 स्टेट्स के नाम याद रखने। कौन कौन से हैं? पहला आप याद रखिएगा, कर्नाटका जो है नंबर 1 पे है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ग्रो किया था। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? आपका आंध्र प्रदेश होगा। इसके बाद क्या होगा? आपको केरला होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो वो 3 स्टेट जिनमें फॉरेस्ट एरिया जो है सबसे ज़्यादा ग्रो अप किया है, कौन से हैं? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मैं बाद में एमसीक्यूज लेके आऊँगा, मैं बाद में वहाँ पे सेम चीज़ें आपसे क्वेश्चन अप करूँगा। एंड देन देखिए, लाइव क्लासेस तो हो नहीं रही हैं कि मैं आपका पता कर सकूँ कि आप सही आंसर दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, बट यू हैव टू जज योर सेल्फ बाई योर सेल्फ। ठीक है, अगर आप अपने आप को जज कर सकते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो है चीज़ें और ईजी लगेंगी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? 3 स्टेट्स के नाम जहाँ पे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा ग्रो अप किए हैं, कौन कौन से? कर्नाटका 1 नंबर पे, दूसरे पे कौन सा? आंध्र प्रदेश, तीसरे पे कौन सा है? आपको केरला है। चलिए, इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर जितने भी स्टेट्स आते हैं, जैसे आपको असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मतलब जितने भी स्टेट्स आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में, आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि सभी स्टेट्स में जो फॉरेस्ट एरिया है ना, वो असल में डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, एक्सेप्ट आसाम। यानी कि अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करें तो आसाम के अलावा बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे द टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री हैज़ डिक्रीज, तो ये स्टेटमेंट जैसे कि रॉन्ग है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर है हमारे देश का, वो असल में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीज़ कितना हुआ है ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उसका कितना, आई थिंक इट वाज अराउंड 5188। ठीक है, आई थिंक इट वाज अराउंड 5188 स्क्वायर किलोमीटर, बट आप एक बार इसे देख लीजिएगा। और जो हमारे जो कार्बन स्टॉक है ना, कार्बन स्टॉक जो है वो भी हमारी इंक्रीज़ हुई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहा गया है कि देयर इज़ एन इंक्रीज इन द कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री। अच्छा, एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, जो हमारा हम कभी भी रिपोर्ट हम बनाते हैं ना, चाहे वो कोई सी भी रिपोर्ट हो, तो हम उसको हम किसी चीज़ के कंपैरिजन करके बनाते हैं, चाहे वो आप
जैसे कोई भी चीज़ हम रिपोर्ट बनाते हैं, हम या तो उसका सेंसस का कोई ले लेते हैं या फिर कोई एक बेस ईयर लेके चलते हैं ना। तो हमारा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आता है, वो हम पिछले बार लास्ट टाइम जो फॉरेस्ट रिपोर्ट निकला था, ठीक है, उसके कंपैरिजन में हम बनाया जाता है। जैसे मान के चले लास्ट टाइम कब निकला था, 2017 में। तो ये जो 2019 में जो रिपोर्ट आई है ना, इसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई है ना कि ये इसमें इतनी बढ़ोतरी हुई, इसमें इतनी बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे इतना कम हुआ, तो ये सभी असल में 2017 में जो रिपोर्ट आई थी उसके कंपैरिजन में ली गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि बेस ईयर यहाँ पे क्या हो जाता है, 2017। चलिए, इसका क्या आंसर हो गया? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन क्या है? हेरा मिशन विच वॉज करेंटली इन द न्यूज़ इज बीइंग लॉन्च्ड बाय। ठीक है, तो हेरा मिशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि हेरा मिशन जो है इसे किसने लॉन्च किया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा, देखिए, हेरा मिशन के बारे में आपको जानने से पहले आपको किस बारे में जानना होगा? AIDA, यानी कि एस्टीरॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट। ठीक है, तो यानी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ AIDA प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था ताकि वो पता कर सके कि मान के चलिए फ्यूचर में, ठीक है, कोई भी एस्टेरॉयड हमारे अर्थ से टकराने वाला होता है, कोलाइड करने वाला होता है, तो हम किस तरीके से जो है यहाँ से स्पेसक्राफ्ट भेज के उसके उसके ऊपर कोलाइड कर सकें ताकि वो अपना रास्ता जो है वो बदल ले। तो इस वजह से इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट का भी नेम आप याद रखिएगा, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट। तो इसमें क्या है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा, ठीक है, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है दोनों पार्टनर करके काम कर रहे हैं। ये कैसे काम करेगी ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ ब्रीफली। नासा क्या करेगा, सबसे पहले एक टेस्ट करेगा, ठीक है, नासा जो है ये सबसे पहले एक टेस्ट करेगा जिसे हम कहते हैं डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि वो कोई एक चीज़ भेजेगा, कोई एक स्पेसक्राफ्ट भेजेगा जो कि किसी एक एस्टेरॉयड के ऊपर में जाके कोलाइड करेगा। और उसके कोलिजन के बाद, ठीक है, उसके कोलिजन के बाद जो हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो क्या करेगा, जिसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन दिया ना, हेरा मिशन, ये असल में यूरोपियन स्पेस एजेंसी से बिलोंग करता है। वो एक स्पेसक्राफ्ट भेजेगा ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर सके कि उस कोलिजन का, यानी कि जो नासा है, ठीक है, नासा ने जो स्पेसक्राफ्ट भेज के वहाँ पे जो कोलिजन किया है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसके स्टडी के लिए, उसकी जो स्टडी की जिम्मेदारी है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंदर में है, और इसे हम क्या कहते हैं, हेरा मिशन। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपको सबसे पहले तीन चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे, कि AIDA क्या है, फिर ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों मिलके काम कर रहे हैं इसमें, फिर आपको डार्ट क्या है और हेरा मिशन क्या है। तो इन्होंने असल में हेरा मिशन के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा था जो कि आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। मूविंग ऑन, विद रेफरेंस टू द डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। अच्छा, तो यहाँ पे आपको डाटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यू हैव टू टेल विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, बिल गवर्न्स द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा बाय द गवर्नमेंट ओनली। अच्छा, स्टेटमेंट एक हद तक सही था, लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना, ये ओनली वगैरह लगा के स्टेटमेंट को हमेशा गलत करने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी में आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट बहुत बार है ना, आप अगर रीड करेंगे जल्दबाजी में तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन कुछ एक थोड़ी बहुत चीज़ों की वजह से गलतियाँ हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ओनली लगा दिया है। तो असल में क्या है कि ये जो बिल है ये पर्सनल डाटा के प्रोसेसिंग के लिए क्या कहा गया है कि बिल गवर्न्स द पर्सनल प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होता है, इसके अलावा जो हमारे कंपनीज़ होते हैं ना इंडिया में, चाहे वो फॉरेन कंपनीज़ भी हो जो कि हमारे इंडिया में पर्सनल डाटा जो होते हैं इंडिविजुअल्स के उससे उससे अगर डील करें तो वो सभी जो है इसके अंदर में आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ए डाटा फिडुशियरी इज एन एंटिटी और द इंडिविजुअल हु डिसाइड्स द मीन्स एंड पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग द पर्सनल डाटा। तो डाटा फिडुशियरी स्टेटमेंट के तहत क्या कहा गया है कि ये वो एंटिटी या फिर इंडिविजुअल होता है जो कि पर्सनल डाटा के प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्या कारण है, क्या पर्पज़ है, उसके बारे में डिसाइड करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है डाटा फिड्यूसरी के बारे में। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, व्हाट इज़ द नेक्स्ट। अच्छा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। किससे रिलेटेड है, ये हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड है। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसमें दिमाग लगाइए और
ट्राई कीजिए कि इसका आंसर जो है मुझे बताना ना पड़े और आप खुद से कह सकें। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग टू अचीव 20% to 30% रिडक्शन इन द पर्टिकुलेट मैटर PM10 एंड PM2.5 कंसनट्रेशंस बाय द 2024। यानी कि गवर्नमेंट क्या टारगेट कर रहा है कि जो पर्टिकुलर मैटर है 10 और 2.5 का जो कंसनट्रेशंस है वो हम 2024 से पहले 20 से 30% जो है कम कर सकें। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट कहा गया है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि बेस ईयर वुड बी 2011-12। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि बेस ईयर जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, पिछले फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट था इसके बारे में आपको बता रहा था ना कि बेस ईयर जो है ये लेना, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है किसी भी टॉपिक के बारे में। तो बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट है कि नहीं। देखिए आप ध्यान में रखिएगा, इसका जो बेस ईयर है ना ये कितना है 2017। ठीक है, बेस ईयर क्या है इसका 2017। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, एन ऑल इंडिया स्टैंडर्ड प्लान हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड फॉर द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन। देखिए ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्लान प्लान जो मतलब प्रिपेयर किया गया है ना, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया स्टैंडर्ड। ये ऑल इंडिया स्टैंडर्ड के बेसिस पे नहीं है। ये किस बेसिस पे है आपको, ये है सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान। ठीक है, किस बेसिस पे है ये, सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान। सो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ओनली ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो चलिए आज का जो सेशन है हम यहाँ यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको ये सारे MCQ समझ आए होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिली होंगी। देखिए एग्ज़ाम जब तक नहीं आता, वेदर इट इज़ 30 में, अगर एग्ज़ाम का डेट चेंज होता है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर चेंज नहीं भी होता है तो मैं आपको 30 तारीख से पहले कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहने दूंगा जो कि आपको एग्ज़ाम में है और आपको बाद में ऐसा लगे कि ये हमने नहीं पढ़ा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ना आप सबको कम्प्लीटली अटेंड करना है। ठीक है, और सेकेंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिल्कुल आपको टाइम पे, जैसे मैं आपको लेक्चर यहाँ पे कभी भी अपलोड कर देता हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा नहीं होता, 1 and 1.5 आवर का लेक्चर ही होता है जिसमें मैं आपको बिल्कुल की पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे बताता हूँ। तो ऐसे में क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा वेदर इट इज़ स्टैटिक और करंट अफेयर्स, और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि MCQ किस तरीके के आएंगे इससे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए मेहनत करते रहिए और एग्ज़ाम ये सोच के चलिए कि 30 तारीख को ही होगा। सो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं इसे और डेवलप कर दीजिए। मैं जल्दी अपने लेक्चर के साथ यहाँ पे आऊँगा, अगले लेक्चर के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। बहुत कम बच्चे अभी तक जुड़ पाए हैं, ये एक नया प्लेटफॉर्म है और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं चैनल के बारे में एडवर्टाइज़ कर सकूँ इधर उधर। सो आई होप इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर चैनल आपको पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो आप इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड टेल देम टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, so study hard, best of luck guys, thank you very much, god bless you all guys.